दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। यूरोप तबाह पड़ा था, शहर खंडर बन चुके थे, करोड़ों लोग मारे जा चुके थे। लेकिन युद्ध खत्म होने के साथ शांति नहीं आई, बल्कि दुनिया एक नई किस्म की लड़ाई की तरफ बढ़ रही थी। इस लड़ाई में टैंक और सैनिक तो कम थे, लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा था। इसे बाद में दुनिया ने कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध कहा। 1945 के बाद दुनिया दो बड़े खेमों में बंटने लगी। एक तरफ अमेरिका था, जिसके साथ पश्चिमी यूरोप के देश, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, जिसके साथ पूर्वी यूरोप के कई देश जुड़ते चले गए। दोनों खेमों की सोच अलग थी। अमेरिका लोकतंत्र, खुले बाजार और पूंजीवाद की बात करता था, और सोवियत यूनियन समाजवाद, कम्युनिज्म और स्टेट कंट्रोल की तरफ था। दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। इस कोल्ड वॉर के बीच एक ऐसे संगठन का जन्म हुआ जिसकी चर्चा आज काफी हो रही है। नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में कहें तो नाटो। क्या है इसकी कहानी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र है और आप देख रहे हैं जिस्ट। अमेरिका और यूएसएसआर के इस टकराव का असर सबसे ज्यादा यूरोप पर पड़ा। वजह साफ थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप कमजोर था, उसकी अर्थव्यवस्था टूटी हुई थी। अगर यहाँ कोई ताकत पैर जमा लेती तो पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकता था। अमेरिका को डर था कि सोवियत यूनियन अपनी सेना और विचारधारा के दम पर यूरोप के देशों को अपने खेमे में खींच लेगा। खासकर फ्रांस और इटली और जर्मनी जैसे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां मजबूत हो रही थी। अमेरिका ने सबसे पहले आर्थिक रास्ते से दखल दिया। मार्शल प्लान के जरिए उसने पश्चिमी यूरोप को अरबों डॉलर की मदद दी। मकसद था सोवियत प्रभाव को रोकना। अमेरिका मानता था कि गरीबी और अस्थिरता से कम्युनिज्म फैलता है। अगर यूरोप मजबूत होगा तो सोवियत यूनियन को रोका जा सकता है। लेकिन सोवियत यूनियन इन सबको अलग नजर से देख रहा था। उसे लग रहा था कि अमेरिका यूरोप पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। सोवियत यूनियन ने पूर्वी यूरोप में अपनी सेनाएं बनाए रखी। पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया जैसे देशों में कम्युनिस्ट सरकारें बनी। धीरे धीरे एक साफ लकीर खिंच गई पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के बीच। इसी माहौल में पश्चिमी यूरोप के देशों को एक डर सताने लगा। अगर सोवियत यूनियन हमला करता है तो क्या होगा। द्वितीय विश्व युद्ध की यादें ताजा थीं। किसी देश में अकेले लड़ने की ताकत तो बची ही नहीं थी। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी कमजोर हो चुके थे। सबको लगने लगा था कि अब सुरक्षा अकेले नहीं हो सकती। यहीं से एक सामूहिक सुरक्षा गठबंधन का विचार जन्म लेने लगा। ऐसा गठबंधन जिसमें अगर एक देश पर हमला हो तो बाकी सब उसे अपने ऊपर हमला माने। शुरुआत में ये विचार सिर्फ बातचीत तक सीमित रहा, लेकिन 1948 में एक घटना ने सब कुछ तेज कर दिया। सोवियत यूनियन ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। पश्चिमी बर्लिन, जो सोवियत इलाके के बीचों बीच था, वहां जाने वाली सभी सड़कें और रेल रास्ते बंद कर दिए गए। मकसद था पश्चिमी ताकतों को बर्लिन छोड़ने पर मजबूर करना। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जवाब में एयरलिफ्ट शुरू किया। महीनों तक हवाई जहाज से खाना, दवा और सामान पहुंचाया गया। इसके बाद पश्चिमी देशों को समझ में आ गया कि अब सिर्फ आर्थिक मदद काफ़ी नहीं है, एक सैन्य गठबंधन भी ज़रूरी है। अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के देशों ने बैठकों का सिलसिला शुरू किया। लंबी बातचीत हुई। सबकी एक चिंता थी, अगर सोवियत यूनियन ने हमला किया तो अमेरिका क्या सच में मदद करेगा, और अगर अमेरिका शामिल हुआ तो क्या वो स्थायी रूप से यूरोप की सुरक्षा का हिस्सा बनेगा। आखिरकार 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसी समझौते से नाटो का जन्म हुआ। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा हमने बताया। शुरुआत में इसके 12 सदस्य थे। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और पुर्तगाल। नाटो की सबसे खास बात उसका एक नियम था जिसे आर्टिकल 5 कहा गया। इसमें साफ लिखा था कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी देशों पर हमला माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सोवियत यूनियन अगर किसी छोटे देश पर भी हमला करता है तो उसे अमेरिका से टकराना पड़ेगा। यही नाटो की असली ताकत थी। शुरुआत में नाटो कोई बड़ी सेना नहीं थी। इसके पास ना तो संयुक्त फौज थी, ना ही ज़्यादा संसाधन। सोवियत यूनियन ने नाटो को सीधे तौर पर अपने खिलाफ एक साजिश माना, लेकिन शुरुआत में उसने कोई सैन्य गठबंधन नहीं बनाया। उसका फोकस अपने प्रभाव क्षेत्र को मजबूत करने पर रहा। धीरे धीरे नाटो का ढांचा मजबूत होने लगा। अमेरिका ने यूरोप में अपनी सेनाएं तैनात की। संयुक्त कमांड बनाए गए, सैन्य अभ्यास शुरू किए गए। यहीं से दुनिया उस दौर में दाखिल हुई जहां युद्ध सीधे नहीं लड़े जाते थे, लेकिन हर पल उसकी तैयारी चलती रहती थी। नाटो बन तो गया, लेकिन शुरुआती सालों में ये एक कागजी गठबंधन की तरह था। देशों ने दस्तखत तो कर दिए, लेकिन असली सवाल अब भी हवा में था। अगर सच में युद्ध हुआ तो क्या ये देश मिलकर लड़ पाएंगे? क्या अमेरिका अपने सैनिक भेजेगा? क्या यूरोप फिर से युद्ध का मैदान बनेगा?
इन सवालों का जवाब बहुत जल्दी सामने आ गया। 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। कोरिया यूरोप से दूर था, लेकिन असर पूरी दुनिया पर पड़ा। उत्तर कोरिया, जिसे सोवियत यूनियन और चीन का समर्थन था, उसने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया का साथ दिया। ये पहली बार था जब कोल्ड वॉर एक असली युद्ध में बदल गया। इस युद्ध ने पश्चिमी देशों को एक झटका दिया। अगर एशिया में ऐसा हो सकता है तो यूरोप में क्यों नहीं। अमेरिका को लगने लगा कि सोवियत यूनियन सिर्फ राजनीतिक दबाव तक सीमित नहीं रहने वाला, वो सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल कर सकता है। कोरियाई युद्ध के बाद अमेरिका ने नाटो में अपनी भूमिका और मजबूत की। उसने यूरोप में बड़ी संख्या में सैनिक भेजे। जर्मनी में अमेरिकी सैन्य ठिकाने बने। साझा कमांड सेंटर तैयार हुआ। पहली बार नाटो का एक सुप्रीम कमांडर नियुक्त किया गया। यह पद हमेशा एक अमेरिकी जनरल के पास रहा। यहीं से नाटो एक सैन्य संगठन के रूप में खड़ा होने लगा। संयुक्त ट्रेनिंग शुरू हुई। हथियारों का स्टैंडर्ड तय हुआ। अलग अलग देशों की सेनाएं एक साथ अभ्यास करने लगी ताकि युद्ध की हालत में कोई कंफ्यूजन ना हो। ये सब सोवियत यूनियन के लिए एक बड़ा संकेत था। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पश्चिमी जर्मनी को नाटो में शामिल करने की बात उठी। जर्मनी वही देश जिसने कुछ साल पहले पूरे यूरोप को युद्ध में झोंक दिया था। फ्रांस और कई यूरोपीय देश डरे हुए थे। उन्हें डर था कि जर्मनी फिर से ताकतवर न बन जाए। लेकिन अमेरिका का नज़रिया थोड़ा अलग था। उसका मानना था कि अगर जर्मनी को साथ नहीं लिया गया तो वो अस्थिर रहेगा और सोवियत प्रभाव में जा सकता है। लंबी बहस के बाद 1955 में पश्चिमी जर्मनी को नाटो में शामिल कर लिया गया। उसी साल वार्सो पैक्ट बना। यह पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देशों का एक सैन्य संगठन था। इसमें सोवियत यूनियन, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बल्गारिया और पूर्वी जर्मनी शामिल थे। अब दुनिया साफ तौर पर दो सैन्य गुटों में बंट चुकी थी। नाटो बनाम वार्सो पैक्ट। दोनों तरफ लाखों सैनिक, टैंक, लड़ाकू विमान और परमाणु हथियार। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि दोनों सीधे युद्ध से बचते रहे, क्योंकि सब जानते थे कि अगर सीधी लड़ाई हुई तो परमाणु युद्ध तय है और उसमें कोई भी नहीं बचेगा। इसी दौर में नाटो की रणनीति बदलती रही। शुरुआत में उसका फोकस था पारंपरिक युद्ध पर, लेकिन जैसे जैसे सोवियत यूनियन ने परमाणु हथियार बनाए, नाटो ने भी परमाणु डिटरेंस को अपनाया। इसे कहा गया म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यही कोल्ड वॉर की सच्चाई थी। 1950 और 60 के दशक में नाटो के अंदर भी मतभेद रहे। फ्रांस को अमेरिका का बहुत ज़्यादा कंट्रोल पसंद नहीं था। फ्रांस के राष्ट्रपति शार्ल द गॉल ने खुलकर कहा कि नाटो अमेरिका का औजार बनता जा रहा है। 1966 में फ्रांस ने नाटो की सैन्य कमांड से खुद को अलग कर लिया। हालांकि वो संगठन में बना रहा, लेकिन उसकी सेना नाटो के सीधे आदेश नहीं ले रही थी। इससे नाटो के अंदर पहली बार बड़ी दरार दिखी। इसी बीच दुनिया के दूसरे हिस्सों में प्रॉक्सी वॉर चलते रहे। वियतनाम, अफगानिस्तान, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका। नाटो सीधे इन युद्धों में शामिल तो नहीं रहा, लेकिन अमेरिका की भूमिका हर जगह दिखती थी। नाटो धीरे धीरे सिर्फ यूरोप तक सीमित संगठन नहीं रहा, उसका असर ग्लोबल पॉलिटिक्स में दिखने लगा। 1970 के दशक में थोड़ा तनाव कम हुआ। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हथियार नियंत्रण समझौते हुए, बातचीत बढ़ी। फिर 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में सेना भेज दी। नाटो देशों को लगा कि सोवियत यूनियन का विस्तारवाद फिर से लौट आया है। अमेरिका में यूरोप में नए मिसाइल तैनात किए। नाटो के भीतर बहस हुई, लेकिन आखिरकार फैसला लिया गया कि दबाव बनाए रखना ज़रूरी है। 1980 के दशक के आखिर में हालात अचानक बदलने लगे। सोवियत यूनियन की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही थी। अंदरूनी असंतोष बढ़ रहा था। मिखाइल गोर्बाचेव सत्ता में आए। उन्होंने कहा कि सोवियत यूनियन अब टकराव नहीं चाहता। 1989 में बर्लिन की दीवार भी गिर गई। ये सिर्फ एक दीवार का गिरना नहीं था, ये पूरे कोल्ड वॉर के अंत का संकेत था। कुछ ही सालों में वार्सो पैक्ट भी टूट गया। पूर्वी यूरोप के देश आज़ाद हो गए। 1991 में सोवियत यूनियन खुद बिखर गया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद दुनिया एक अजीब से दौर में चली गई। करीब 4 दशक तक जिस दुश्मन के खिलाफ नाटो बना था, वो अचानक गायब हो गया। 1991 के बाद पहली बार ऐसा लगा कि शायद अब बड़े युद्धों का दौर खत्म हो जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि नाटो का अब क्या मतलब रह गया। शुरुआत में खुद नाटो के अंदर भी असमंजस था। कई नेताओं ने कहा कि जब सोवियत यूनियन खतरा नहीं रहा तो नाटो को या तो कमज़ोर कर देना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अमेरिका की सोच अलग थी। उसका मानना था कि शीत युद्ध भले ख़त्म हो गया हो, लेकिन अस्थिरता खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब नए तरह के खतरे सामने आ सकते हैं। 1990 के दशक में नाटो ने पहली बार ये स्वीकार किया कि उसकी भूमिका सिर्फ अपने सदस्यों की सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रहेगी। उसने खुद को एक ऐसा संगठन मानना शुरू किया जो यूरोप की स्थिरता बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। यही वजह है कि नाटो में पहली बार अपने इलाके से बाहर सैन्य हस्तक्षेप की बात शुरू की। इसका पहला बड़ा उदाहरण बाल्कन क्षेत्र में दिखा।
यूगोस्लोवाकिया टूट रहा था। सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया और कोसोवा में भयानक हिंसा हो रही थी। जातीय सफाई की खबरें सामने आ रही थीं। यूरोप के बीचों बीच युद्ध चल रहा था और संयुक्त राष्ट्र इसे रोकने में नाकाम दिख रहा था। ऐसे में नाटो ने हस्तक्षेप किया। 1995 में नाटो ने बोस्निया में हवाई हमले किए। ये इतिहास में पहली बार था जब नाटो ने सीधे सैन्य कार्रवाई की। इसके बाद 1999 में कोसोवा संकट के दौरान नाटो ने सर्बिया पर बमबारी की। खास बात यह रही कि ये कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र की स्पष्ट मंजूरी की बिना हुई। नाटो का तर्क था कि ये मानवीय हस्तक्षेप है और नागरिकों को बचाने के लिए ये ज़रूरी है। यहीं से नाटो को लेकर एक नई बहस शुरू हुई। क्या नाटो सिर्फ रक्षात्मक संगठन है या अब वो अपनी मर्जी से दुनिया में कहीं भी हस्तक्षेप कर सकता है? रूस इस बदलाव को बहुत शक की नज़र से देखने लगा, क्योंकि बाल्कन क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से रूस के प्रभाव क्षेत्र के करीब माना जाता था। 1999 में पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य भी नाटो के सदस्य बने। यह नाटो का पहला बड़ा विस्तार था। रूस ने इसे धोखे के तौर पर देखा। रूस का कहना था कि शीत युद्ध के अंत में पश्चिमी नेताओं ने मौखिक तौर पर वादा किया था कि नाटो पूर्व की तरफ नहीं बढ़ेगा। इस पर नाटो ने कहा कि ऐसा कोई औपचारिक समझौता कभी नहीं हुआ। यहीं से रूस और नाटो के बीच अविश्वास गहराने लगा। इसके बावजूद विस्तार रुका नहीं। 2004 में एक साथ 7 नए देश नाटो में शामिल हुए। इसमें बाल्टिक देश एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया भी थे, जो सीधे रूस की सीमा से सटे हुए थे। इसके अलावा स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और रोमानिया और बल्गारिया भी सदस्य बने। रूस के लिए एक बड़ा झटका था। पहली बार नाटो की सैन्य सीमा रूस के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। नाटो का तर्क था कि हर देश को अपनी सुरक्षा चुनने का अधिकार है। अगर कोई देश नाटो में शामिल होना चाहता है तो रूस को उस पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। लेकिन रूस इसे अपने खिलाफ घेरेबंदी के रूप में देखने लगा। उसके लिए नाटो अब सिर्फ एक पुराना कोल्ड वॉर संगठन नहीं था, बल्कि एक सक्रिय सैन्य ताकत थी जो उसके आसपास फैल रही थी। इसी बीच 2001 में एक ऐसा हमला हुआ जिसने नाटो की दिशा फिर बदल दी। 11 दिसंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ। न्यूयॉर्क के ट्विन टावर गिराए गए, हजारों लोग मारे गए। यह पहली बार था जब नाटो ने इतिहास में आर्टिकल 5 लागू किया, यानी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। इसका मतलब ये था कि नाटो अब आतंकवाद को अपने लिए बड़ा खतरा मान रहा था। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के खिलाफ नाटो ने सैन्य मिशन शुरू किया। यह नाटो का सबसे लंबा और सबसे जटिल अभियान बन गया। यूरोप के देश जो पहले कभी इतने दूर युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, अब अफगानिस्तान में सैनिक भेज रहे थे। लंबा युद्ध, भारी खर्च, सैनिकों की मौत और आखिर में तालिबान की वापसी। इससे नाटो के भीतर भी सवाल उठे कि क्या ये संगठन ऐसे युद्धों के लिए बना है। इसी बीच रूस धीरे धीरे फिर से मजबूत होने लगा। व्लादिमीर पुतिन सत्ता में आए। उन्होंने साफ कहा कि रूस अपने प्रभाव क्षेत्र को खोने नहीं देगा। 2008 में जॉर्जिया युद्ध हुआ। रूस ने सैन्य कार्रवाई की, जो पहला संकेत था कि रूस अब नाटो के विस्तार को चुपचाप सहने वाला नहीं है। 2010 के बाद की दुनिया में नाटो और रूस का रिश्ता टकराव की तरफ बढ़ने लगा। इस दौर की सबसे अहम कड़ी बनी यूक्रेन। यूक्रेन वो देश है जो भौगोलिक और ऐतिहासिक तौर पर रूस और पश्चिम के बीच एक पुल भी है और एक दीवार भी। सोवियत यूनियन टूटने के बाद यूक्रेन आज़ाद तो हो गया था, लेकिन उसकी दिशा साफ नहीं थी। कभी वो रूस के करीब जाता दिखता, कभी यूरोप की तरफ झुकता। यही अस्थिरता आने वाले टकराव की जड़ बनी। 2013-14 में यूक्रेन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोपीय यूनियन से समझौता रोककर रूस के साथ जाने का फैसला किया। इसके विरोध में लाखों लोग सड़क पर उतर आए। महीनों चले आंदोलन के बाद यानुकोविच देश छोड़कर भाग गए। पश्चिमी देश इसे जनता की क्रांति कह रहे थे, लेकिन रूस इसे पश्चिमी समर्थित तख्तापलट मान रहा था। यहीं से हालात तेजी से बिगड़े। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। क्रीमिया रणनीतिक तौर पर बेहद अहम इलाका है। यहाँ रूस का नौसैनिक अड्डा है। रूस ने वहाँ जनमत संग्रह कराया और क्रीमिया को अपने साथ मिला लिया। पश्चिमी देशों और नाटो ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा। इसके जवाब में रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। फिर आया 2022। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया। यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य संघर्ष शुरू हो गया। नाटो सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक समर्थन दिया। नाटो के देशों ने यूक्रेन को हथियार, ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी दी। रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए गए। यूक्रेन युद्ध का एक और बड़ा असर हुआ, नाटो का विस्तार। जिन देशों ने दशकों तक तटस्थ रहने की नीति अपनाई थी, उन्होंने भी अपनी सोच बदल ली। फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश जो कभी नाटो से दूरी बनाकर रखते थे,
अब खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। 2023 में फिनलैंड नाटो का सदस्य बना, स्वीडन ने भी सदस्यता की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन इन सब के बीच सवाल भी उठे, क्या नाटो यूक्रेन को सदस्य बनाएगा? अगर ऐसा हुआ तो सीधा युद्ध तय है। इसलिए नाटो एक संतुलन बनाकर चल रहा है। आज नाटो फिर से उसी मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी शुरुआत हुई थी। एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ पश्चिमी देश। नाटो की स्थापना के समय चीन उसके एजेंडे में था ही नहीं। वो एक यूरो एटलांटिक संगठन था जिसका फोकस सिर्फ सोवियत यूनियन और बाद में रूस पर रहा। लेकिन पिछले एक दशक में चीन की आर्थिक और सैन्य ताकत इतनी तेजी से बढ़ी है कि नाटो उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। चीन सीधे नाटो पर देशों पर हमला नहीं कर रहा, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस हो रही है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप के बंदरगाह, टेक्नोलॉजी कंपनियां, 5G नेटवर्क, सेमीकंडक्टर। नाटो के रणनीतिक दस्तावेजों में अब चीन को एक सिस्टमिक चैलेंज कहा जाने लगा। नाटो के भीतर इस बात पर बहस चल रही है कि संगठन को कितना ग्लोबल बनाना चाहिए। कुछ देश कह रहे हैं कि नाटो सिर्फ यूरोप तक सीमित रहे। वहीं अमेरिका चाहता है कि नाटो इंडो पैसिफिक रीजन तक भी सक्रिय भूमिका निभाए। दूसरी बड़ी चुनौती साइबर वॉर है। आज किसी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए बम गिराना ज़रूरी नहीं है। बिजली ग्रिड ठप किए जा सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम हैक हो सकता है, चुनावों को प्रभावित किया जा सकता है। नाटो ने अब साफ कर दिया है कि अगर किसी सदस्य देश पर बड़ा साइबर हमला भी होता है तो उसे भी आर्टिकल 5 के तहत हमला माना जा सकता है। तीसरा मुद्दा है ऊर्जा सुरक्षा। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप को यह एहसास हुआ कि रूस पर गैस और तेल के लिए निर्भर रहना एक रणनीतिक गलती थी। नाटो सीधे ऊर्जा नीति नहीं बनाता, लेकिन उसके कई सदस्य अब अपनी सुरक्षा रणनीति में ऊर्जा को अहम हिस्सा मानने लगे हैं। पाइपलाइन, समुद्री केबल और ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा अब सैन्य एजेंडे का हिस्सा बन चुकी है। इसके साथ नाटो के भीतर आंतरिक मतभेद भी हैं। सभी देश एक जैसा नहीं सोचते। अमेरिका सबसे ताकतवर सदस्य है, लेकिन कई यूरोपीय देश इस बात से असहज रहते हैं कि उनकी पूरी सुरक्षा अमेरिका पर निर्भर हो। वहीं अमेरिका कई बार नाराज़ होता है कि यूरोपीय देश रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं करते। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में नाटो के भीतर यूरोपीय स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात होने लगी है, यानी यूरोप खुद अपनी रक्षा की जिम्मेदारी ले। तुर्की जैसे देशों की भूमिका भी नाटो को जटिल बनाती है। तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन उसके रूस और मध्य पूर्व के देशों से रिश्ते अलग तरह के हैं। कई बार तुर्की के फैसले नाटो के बाकी सदस्यों को असहज कर देते हैं। नाटो का भविष्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि अमेरिका की घरेलू राजनीति किस दिशा में जा रही है। अमेरिका में कई बार ये सवाल उठता है कि क्या उसे यूरोप की सुरक्षा के लिए इतना खर्च करना चाहिए। अगर अमेरिका कभी पीछे हटता तो नाटो की पूरी संरचना हिल सकती है। यही डर यूरोपीय देशों को भी है। इसके बावजूद एक बात साफ है, यूक्रेन युद्ध ने नाटो को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत किया है। लेकिन नाटो के सामने सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या वो दुनिया को सुरक्षित बना रहा है या दुनिया को दो ध्रुवों में बांट रहा है। नाटो आज जिस हालात में है वहाँ उसकी सबसे बड़ी मुश्किल रूस या चीन नहीं बल्कि उसके अपने अंदर से खड़ी हो रही है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की बयानबाजी ने नाटो को ऐसे सवालों के सामने ला खड़ा किया है जिनके जवाब उसके पास कभी तैयार ही नहीं थे। नाटो की पूरी बुनियाद एक ही लाइन पर टिकी है कि अगर एक देश पर हमला हो तो सब पर हमला माना जाएगा। इसी को आर्टिकल 5 कहा जाता है। यही वजह है कि दशकों से नाटो को दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य संगठन माना जाता है। अब ग्रीनलैंड की कहानी इस पूरी सोच को उल्टा कर रही है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। डेनमार्क नाटो का सदस्य है, अमेरिका भी नाटो का सदस्य है और सबसे ताकतवर सदस्य भी है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर सैन्य दबाव बनाता है या किसी तरह का कब्जा करने की कोशिश करता है तो ये इतिहास में पहली बार होगा जब नाटो का एक सदस्य दूसरे सदस्य पर हमला कर रहा हो। डेनमार्क साफ कह चुका है कि वो इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानेगा। अब सोचिए, अगर डेनमार्क आर्टिकल 5 की मांग करता है तो क्या नाटो अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा? यहीं से नाटो की परेशानी शुरू होती है, क्योंकि इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। इसी उलझन को रूस और चीन बड़े ध्यान से देख रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के चलते नाटो पहले से ही तनाव में है। ऐसे में अगर उसके अंदर ही फूट पड़ती है तो सबसे ज़्यादा फायदा रूस को होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती की भी ज़रूरत नहीं है। 1951 से अमेरिका और डेनमार्क के बीच समझौता है। अमेरिका पहले भी वहाँ कई सैन्य ठिकाने चला चुका है, लेकिन फिर भी अगर कब्जे या दबाव की बात होती है तो इसका मतलब साफ है, नाटो के भीतर दरार। भविष्य में नाटो किस रूप में होगा ये दुनिया की राजनीति तय करेगी। फिलहाल आपकी, हमारी और सबकी नज़र एक ही शख्स पर है जिनको नोबेल पुरस्कार ना मिल पाने की सज़ा शायद पूरी दुनिया भुगत रही है। आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही।
आप नाटो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम दीपेंद्र है, कैमरे के पीछे थे संदीप और आप देख रहे थे जिस्ट। शुक्रिया।